पेज नंबर 85 निकालेंगे, पेज नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 7 टाइची, क्वेश्चन नंबर 4 ग्लोबल, और कल वाले 2 सवाल ये वाले फाइनल है सर। कंफ्यूजन भी इसमें ये ऑनलाइन स्टूडेंट से बड़ा आवाज आ रहा है। ये कल से रिलेटेड क्वेश्चन तो नहीं? चलिए सर थोड़ा थोड़ी सी डेफिनेशंस पढ़नी है रात पहले, पेज नंबर 85 पे। अब अगले 2-3 दिन बड़े डिसाइडिंग से हैं, काइंडली जरा हिम्मत कीजिएगा थोड़ी। उन्हीं डेफिनेशंस पे आ रहा हूँ। कमिटेड कॉस्ट, मैंने कुछ लफ्ज बोले पिछले दिनों में, जरा डेफिनेशंस पढ़ लेंगे। नहीं सर, यही डिसाइडिंग मींस टॉपिक पिछले के साथ मिलने लगा। जी जी, पेज नंबर 85 पे और ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जिन्हें हम 2-3 दिन से बोल रहे हैं। इनकी सिग्निफिकेंस ये एक तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और सेकेंडली थ्योरेटिकली भी शायद एग्जामिनर अगर पूछ सके तो हमें कम से कम 1-2 लाइनें लिखने की पोजीशन में होना चाहिए। तो मैं एक्सप्लेन करूंगा, कहीं पेन हाथ में रखना, मैं साथ साथ रही चीजें मेरा ख्याल मुश्किल नहीं, हमने डिस्कशन कर ली भी है। आए देखते हैं कोई अगर नई चीज है तो। तकरीबन पेज के एंड में लिखा हुआ पेज नंबर 85 टर्म्स यूज्ड इन रेलेवेंट कॉस्टिंग। जी पहली हेडिंग बनी हुई है इंक्रीमेंटल कॉस्ट। आप बताएं इंक्रीमेंटल कॉस्ट रेलेवेंट होती है? होती है वैसे क्या इंक्रीमेंटल एक्स्ट्रा एडिशनल कॉस्ट जो हमारे डिसीजन की वजह से इंकर होती है, तो उसकी एक लाइन आपने जरा जब भी कभी पढ़ें दोबारा रिवाइज करें तो इन चीजों पर नजर पड़नी चाहिए। फर्स्ट लाइन अंडरलाइन करें, इंक्रीमेंटल कॉस्ट इज एन एडिशनल कॉस्ट दैट विल अकर, दैट हैज बीन अकर्ड, फ्यूचर से रिलेटेड। इफ अ पर्टिकुलर डिसीजन इज टेकन, डिसीजन लेंगे तो खर्चा होगा और अगर नहीं लेंगे तो नहीं होगा। मतलब मींस नहीं, मतलब मैं फ्यूचर में कोई डिसीजन ले रहा हूँ तो अगर मेरे इस डिसीजन से कोई एक्सपेंस होना है और अगर मेरे इस डिसीजन ना करने से एक्सपेंस नहीं होना तो फिर इसका मतलब मेरे डिसीजन की वजह से खर्चा हो रहा है। तो मेरे डिसीजन की वजह से जो इजाफी खर्चा हो रहा है इंक्रीमेंटल खर्चा हो रहा है, तो फिर इंक्रीमेंटल कॉस्ट। तो एक दफा जरा दोबारा पढ़ लेंगे। इंक्रीमेंटल कॉस्ट इज additional cost that will occur if a particular decision is taken। यकीनन पूरे वर्ड्स एज इट इज रटा तो नहीं लगाने की जरूरत, लेकिन कुछ सेंस होनी चाहिए। मसला इसमें क्या मेन वर्ड्स हैं, एडिशनल कॉस्ट दैट विल अकर बिकॉज ऑफ अ डिसीजन। एडिशनल कॉस्ट फ्रेंड में दूसरे सेंटेंस में अंडरलाइन करना, इंक्रीमेंटल कॉस्ट इज अ रेलेवेंट कॉस्ट मेकिंग द डिसीजन। कैश आउटफ्लोज होते हैं या कैश इनफ्लोज। देन आइए डिफरेंशियल कॉस्ट। डिफरेंशियल कॉस्ट की डेफिनेशन पढ़ने से पहले जरा 1 मिनट नेक्स्ट पेज में एक थोड़ी सी एग्जांपल देखते हैं। डिफरेंशियल वर्ड निकला है डिफरेंस से। अगर 2 अल्टरनेट्स कंपेयर हो रहे हैं और उन अल्टरनेट्स में 2 डिफरेंट कॉस्ट आ रही हैं, एक एग्जांपल पढ़ेंगे। कंपनी नीड्स टू हायर अ फोटोकॉपियर फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स। हायर अ फोटोकॉपियर से मुराद रेंट पे ले, हायरिंग रेंट के लिए लफ्ज होता है। It has to decide, it has to decide, उसने डिसाइड करना है, करना है करिए। It has to decide whether to continue using a particular type of photocopier which it currently rents for ₹2,000 each month। है रेंट पे, 2000 के रेंट पे है, और whether to switch to using a larger photocopier that will cost 3600 each month।
If it hires the larger photocopier, it will able to terminate the rental agreement for the current photocopier immediately. जी अब सिचुएशन है क्या, हमने इस वक्त जो फोटोकॉपी मशीन रखी हुई है उसका रेंट पर मंथ क्या है, और अगर हम इससे स्विच करके जाते हैं एक नए फोटोकॉपी की तरफ तो फिर कितना खर्चा होगा। तो अब इसमें सिंपली 2000 खर्चा अब हो रहा है, 3600 तब होगा, इनमें डिफरेंस कितना खर्चेगा, तो जरा लिखना साथ 1600 पे क्या कहलाएगा, डिफरेंशियल कॉस्ट ऑफ दिस डिसीजन। तो बातें बिल्कुल काइंडली सिंपल सी हैं, क्लियर है। डिफरेंशियल कॉस्ट अगर नहीं लेंगे, नया फोटोकॉपियर नहीं हायर करेंगे तो व्हाट इज द खर्चा 2000, अगर करेंगे तो 3600। तो हमारे इस डिसीजन की वजह से कि हम नए फोटोकॉपियर पे जाएं या ना जाएं, कितना इजाफी डिफरेंस इन कॉस्ट आ रही है, 1600। अब फर्स्ट टाइम में 6 मंथ्स का डिसीजन लेना था हमने, तो 1600 तो पर मंथ है, पर मंथ ही है ना सर। तो लास्ट लाइन में जाए जो सेकंड पैराग्राफ में, फिर 6 मंथ्स का डिसीजन में कितना डिफरेंशियल कॉस्ट इन्वॉल्व होगी, 1600 मल्टीप्लाइड बाय 6 मंथ्स, लिख लो फ्रेंड, या 9600 लिखा हुआ दूसरे पैराग्राफ। तो क्या ये डिफरेंशियल कॉस्ट जो आ रही इसको फिर सोच के फैसला करना चाहिए, क्या ये इजाफी खर्चा है, क्या डिफरेंशियल कॉस्ट फिर रेलेवेंट होगी, क्या आप ये 1600 बचा सकते हैं, क्या 3600 बचा सकते हैं या 1600 बचा, 2000 तो खर्चा हो रहा है, हम कितना बस बचा सकेंगे, 1600 डिफरेंशियल फिर रेलेवेंट होगा। अब पिछले पेज पे इसकी डेफिनेशन देखते हैं। Differential cost is the amount by which future cost will be different, ये main words है, depending on which course of action is taken. A differential cost is therefore an amount by which the future cost will be higher or lower if a particular decision is taken। ये मतलब दो मेरे ख्याल रिपीट ही हो रहा है। तो फर्स्ट लाइन इसकी अंडरलाइन करो और लास्ट words of this paragraph, differential cost is a relevant cost। एक दो दफा बोल लें जरा फर्स्ट सेंटेंस, differential cost is amount future costs will be different depending upon which course of action is taken, by which the future cost will be different depending upon, प्लीज एक दफा बोलने नहीं याद करना है क्या। एक तरीका ये है सोच नहीं, रेलिवेंट कॉस्ट की एग्जांपल्स पढ़ने हैं। देन नेक्स्ट पेज पे अवॉइडेबल एंड अनअवॉइडेबल कॉस्ट। रेलिवेंट कॉस्ट एक मेन टर्म है, उसमें से अब हम डिसाइड कर रहे हैं कि कौन कौन से खर्चे रेलिवेंट या इररेलेवेंट है। अवॉइडेबल कॉस्ट रेलिवेंट होगी, अवॉइडेबल कॉस्ट का मीनिंग क्या होगा, और अनअवॉइडेबल अगर ये खर्चा होना ही है तो अनअवॉइडेबल कॉस्ट फिर इररेलेवेंट होगा, अगर हमारे डिसीजन से नहीं बदलना, उसने अनअवॉइडेबल है, होना ही होना है। लेकिन अगर कोई खर्चा अवॉइड किया जा सकता है तो वो रेलेवेंट होगा। अनअवॉइडेबल कॉस्ट द कॉस्ट दैट कुड बी सेव्ड depending upon whether not a particular decision is that can be saved divided, and what is unavoidable cost that will be incurred in any way। कोई एग्जांपल अनअवॉइडेबल कॉस्ट, फैक्ट्री रेंट आसान से हेलो नहीं, डेवलपमेंट कॉस्ट अगर इंकर हो गई है, लेकिन अगर होनी है, अगर हम डिसीजन लेंगे तब होनी है तो फिर ये अवॉइडेबल हो जाएगा। अगर मैं गुड्स बनाऊंगा तो खर्चा होगा, ये अवॉइडेबल है, मैं नहीं बनाऊंगा तो नहीं होगा। लेकिन अगर मैं गुड्स बनाऊंगा या नहीं बनाऊंगा खर्चा मेरा होना ही होना, तो वो अनअवॉइडेबल। तो व्हाट इज अनअवॉइडेबल कॉस्ट दैट विल बी इंकर्ड इन एनी वे, एंड देन डिसीजन मेकिंग में कौन सी कॉस्ट रेलेवेंट होंगी, अवॉइडेबल कॉस्ट, और अनअवॉइडेबल आर नॉट रेलेवेंट। नेक्स्ट लाइंस जी।
ये डिफरेंशियल कॉस्ट के अंदर में लिखा हुआ है कि ये कॉस्ट या कैश फ्लो कॉस्ट होनी चाहिए। जी जी वो कैश आउटफ्लोज ही होंगे। अभी आता मैं उस पर आता मैं। डेप्रिसिएशन बढ़ जाती है। डेप्रिसिएशन की मैं डिटेल में भी बात आपके साथ करता हूँ। क्या डेप्रिसिएशन अवॉइडेबल है या अनअवॉइडेबल? डेप्रिसिएशन अवॉइडेबल है अनअवॉइडेबल? जो मशीन आपने ले ली है, अगर आपने एक मशीन ले ली है तो क्या उसकी डेप्रिसिएशन अब अवॉइडेबल खर्चा? अगर वो ज्यादा तेजी से ना सर, ना करें सर न्याय ना कीजिएगा। मुझे चांस दें, मैंने वैसे सवाल बीच में आपने उठा दिया, मैंने वैसे बात करके भी आगे नहीं, लंबी बात करेंगे। अगर एक मोबाइल आपने अभी लेना है, फॉर एग्जांपल उसकी यूजफुल लाइफ 2 साल है, क्या उसकी डेप्रिसिएशन अवॉइडेबल है? और अगर मोबाइल ले लिया है तो इंशाल्लाह इस पर लंबी बात करते हैं। एग्जाम्पल बता देते हैं। A company has 1 year remaining in a short-term lease agreement on a warehouse. फिलहाल लीज एग्रीमेंट का भी वर्ड आपको आपके सामने आया ना, तो ये सिंपली रेंट है। तो जरा रेंट नेम रखते जरा बताएं व्हाट इज द स्टोरी। हाँ जी, वेयर हाउस रेंट पे लिया हुआ 1 साल के लिए, बल्कि 1 साल रहता है उस कॉन्ट्रैक्ट में। A company has 1 year remaining on a short-term rent agreement on a warehouse. ठीक है, शॉर्ट टर्म इन सेंस 1 साल। The rental cost is 1 lakh per year. The warehouse facilities are no longer required because operations have been moved to another warehouse that has a spare capacity. हमने कोई warehouse लिया था, लेकिन अब वो रिक्वायर्ड इसलिए नहीं क्योंकि हमने स्पेयर कैपेसिटी एक और warehouse में थी, उधर ट्रांसफर कर लिया शायद। देखें दोबारा। ये वेयरहाउस इस्तेमाल हो रहा है, कौन सा वाला इस्तेमाल हो रहा है? जो दूसरा है जिसमें स्पेयर कैपेसिटी। If the decision is to if a decision is taken to close down the warehouse, the company would be committed to paying the rental up to the end of the term of the lease, which is 1 year. एक मिनट, आराम आराम नहीं, पहले ट्रांसलेशन करते रहे ना। ठीक है, मतलब आप डिसीजन डेफिनेटली लें, लेकिन ट्रांसलेशन पहले करते रहे। सही कह रहा हूँ, कंपनी वुड बी कमिटेड टू पेइंग। अब अगर ये इस्तेमाल नहीं भी हो रहा और एग्रीमेंट हुआ हुआ 1 साल का, तो क्या 1 साल का रेंट अब अनअवॉइडेबल है? However, it would save local taxes of 16,000 for the year. मतलब फॉर एग्जांपल को प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह वो कहता वो सेव हो जाएगा। And it would be no longer need the services of the security company to look after the empty building, which currently costs 40,000. मतलब और वेयर हाउस खाली है तो देयरफॉर करके कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स रखे हुए थे, तो वेयर हाउस क्योंकि खाली है तो सिक्योरिटी गार्ड्स की वो कहता अब जरूरत नहीं रहेगी। The decision about whether to close down the unwanted warehouse should be based on। अब अगर आप ये डिसीजन ले रहे हैं, आप जरा खुद डिसीजन मेकर बनाना है। आप ये डिसीजन लेने लगे हैं कि मैं इस वेयर हाउस को बंद करूं या ना, तो इस डिसीजन से कौन सा खर्चा बदल जाएगा और कौन सा खर्चा नहीं बदलेगा, इतनी सी बस बात। 16,000 प्लस 40,000, 56,000 जो है ये अवॉइडेबल है, इकट्ठा करके लिखा जी जी। मतलब हम डिसीजन अगर ये डिसीजन लेंगे कि बस अब यहाँ कभी नहीं आना, तो 56,000 तो अवॉइड हो जाएगा। लेकिन ये जो 1 लाख रुपए का रेंट है वो क्यों नहीं अवॉइड हो सकेगा? एक कमिटेड खर्चा है, वो कमिटेड कॉस्ट है, वो फिर इररिलेवेंट है, अनअवॉइडेबल है और देयरफॉर इररिलेवेंट। एक नजर अगले 2 पैराग्राफ्स पढ़ लो।
बहरहाल एट द एंड ऑफ द डे ना इन एग्जांपल्स में ठीक है, थोड़ा सा आइडिया तो मैं हो रहा, मेन चीज जो इनमें ना ये कुछ डेफिनेशन याद करनी है आपने। तो मेरा ख्याल है इस पर मैं दोबारा एक दफा एम्फसाइज कर लूं, कौन सी होगी जरा जल्दी से जाए पिछले पेज पर। एक फर्स्ट लाइन पढ़े जल्दी से, एक मिनट और, इंक्रीमेंटल कॉस्ट की फर्स्ट लाइन पढ़ दो। ये लिखने की पोजीशन में होना चाहिए सर, एक दो नंबर अगर आ जाए यहाँ से तो और क्या चाहिए। डिफरेंशियल कॉस्ट की फर्स्ट लाइन, मेन इसके वर्ड्स है फ्यूचर कॉस्ट विल बी डिफरेंट, और फिर फाइनली आ गया था अवॉइडेबल खर्चा, that could be saved, avoided, or that would not be saved, that cannot be avoided by any means, is unavoidable. चलो आगे, चले आगे सर। कमिटेड कॉस्ट ढूंढना पेज नंबर 86 पे। कमिटेड कॉस्ट किसे कहते हैं? कमिटेड कॉस्ट आर a category of unavoidable cost. पहले आगे पढ़ें। A committed cost is a cost, underline, that a company has already committed to, तक रुक जाएगा। ये जो कॉन्ट्रेक्चुअल अमाउंट्स होती हैं कॉन्ट्रैक्ट्स की बेस पे या एग्रीमेंट्स की बेस पे, दो एग्जांपल्स देखें इसके। रेंट एग्रीमेंट, हमने रेंट एग्रीमेंट कर लिया है लेट्स अज्यूम 1 ईयर का, या लीज एग्रीमेंट कर लिया है 3 इयर्स का, कर लिया है, एग्रीमेंट हो गए हैं, तो एग्रीमेंट के मुताबिक जिन चीजों पे आपने कमिट कर लिया है उन एग्रीमेंट्स में जो कॉस्ट है वो फिर कमिटेड कॉस्ट कर देंगे। तो एग्रीमेंट में, कॉन्ट्रैक्ट्स में जो एग्री हो गई, ऑलरेडी कमिटेड हो गई, वो क्या चीजें कहलाती हैं? नहीं मतलब वो कमिटेड कॉस्ट है। ये सम की तरह इन एक्चुअल इनकर्ड नहीं हुई पर हम देंगे इन फ्यूचर। असल में संक कॉस्ट जो है वो शायद इनकर हो गई है और अब उसका फायदा कोई नहीं है। एग्रीमेंट आपने कर ली है, लीज का एग्रीमेंट कर लिया, अब जिसकी वजह से पर मंथ 5000 फॉर एग्जांपल हमने लीज रेंटल देना है। अब देना तो फ्यूचर में ही है लेकिन देना ही देना है, हम कमिट हो चुके हैं। तो थोड़ा बारीक सा फर्क है, अभी अगली बातें भी आ रही है तो शायद हम डिफरेंशिएट सही इतना कर लेते हैं। तो कमिटेड कॉस्ट एग्रीमेंट की कॉस्ट को कहते हैं, ठीक है। आगे चले, और एन ऑब्लिगेशन ऑलरेडी मेड, फॉर एग्जांपल आपने गुड्स खरीदनी है तो एंट्री बनोगा, पैसे नहीं दिए, गुड्स खरीदनी है। अब देखिए परचेजेस डेबिट और पेएबल क्रेडिट है, पैसे तो फ्यूचर में देने हैं लेकिन क्या अब देने ही हैं। अब लाइबिलिटी आपने इनकर कर ली हुई है, ये भी उसी तरह से ही है शायद। तो ऑब्लिगेशन ऑलरेडी मेड कर रहे हैं या कमिटमेंट ऑलरेडी मेड कर रहे हैं, अब इन चीजों का हम अवॉइड नहीं कर सकेंगे बाय एनी मींस, बट जरा पूरा कर लें। तो ऐसी अमाउंट्स जो अब इनकर होनी ही होनी है बाय एनी कॉन्ट्रैक्ट या बिकॉज ऑफ इंक्रिंग एनी लायबिलिटी, ऑब्लिगेशन मेड हो गई है, तो ऐसी अमाउंट्स को कहते हैं कमिटेड कॉस्ट। जो एज अ फाइन जो हमें कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी, यानी कि हम अपने कॉन्ट्रैक्ट से मुकर रहे हैं तो वो कहते हैं कि आपको नहीं मिलेगा, आप किराया देना पड़ेगा, वो कमिटेड नहीं देखिए फॉर एग्जांपल आपने लीज एग्रीमेंट किया हुआ, लीज एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि अगर आपने ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना है तो फॉर एग्जांपल आपको कुछ पेनल्टी देनी है। अब हम ये डिसाइड करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर लेने से हमें कितने पैसे बचेंगे और उसकी वजह से हमें फिर देने कितने पड़ेंगे, तो देन उन चीजों, दोनों चीजों को कंसिडर करके फिर अपना फैसला करेंगे। मसलन कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके हमें 2 लाख रुपए बच सकता है और पेनल्टी जो देनी पड़ेगी वो सपोज 80,000 रुपए, तो नेट करके अगर हमें 1,20,000 बचता है तो शायद पेनल्टी देके जान छुड़ा लेनी चाहिए। एयर ट्रैवल की टिकट कैंसिल करते हैं तो उसमें मेरा ख्याल है कुछ पैसे कटते हैं शायद। हाँ जी, वो भी नहीं अब आप जब डिसीजन ले रहे होंगे कि क्या मैं टिकट कैंसिल कराऊं या नहीं, तो आपको जो पैसे रिफंड नहीं होंगे या एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे फिर आपको ध्यान में रखना चाहिए। मतलब फिर उसके बाद फाइनल डिसीजन लेना, मतलब इन्हीं से ये सारी बात हो क्या रही है कि फाइनल डिसीजन लेने से पहले इन चीजों को कंसिडर कर लें, और किन चीजों को कंसिडर अब ना करें जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, जो होना ही है उसको छोड़ें बस, ठीक है अब नसीब है, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने अगली दफा दोबारा रिपीट ना कीजिएगा गलती, लेकिन अब उनका कुछ नहीं हो सकता, जो अगला बचाया जा सकता है वो बचा लें। फॉर एग्जाम्पल आपने टिकट कटा ली है दुबई की, दुबई जाके आपको 50 लाख रुपए का खर्चा हो जाएगा वहां सैर तफरी करते हुए, वो अचानक बैठ के ख्याल है यार मैं नहीं देता हूँ, फिर जहन में आया यार मैंने टिकट ले ली हुई है, 20,000 उसकी कैंसिलेशन के चार्जेस कट जाने, तो अब क्या फैसला करें, बस 20,000 ये है 50 लाख वो है, तो फैसला ये ना करें टिकट ले लिया अब मैं क्या करूं,
टिकट ले लिए तो बट ले लिए, अगली दफा ना लीजिएगा। लेकिन अब क्या फैसला बस रह गया कि मैं 50 लाख लगाऊं ट्रैवलिंग पे जाके, पहुंच जाऊं और वहां जाके बर्बाद कर दूं, या यहीं रह जाऊं और 49 लाख 80 हजार का बचा लूं। तो फैसला तो बस ये है, टिकट आप ले चुके हैं, तो या कैसे या कैसे। सर नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स को भी ये डेफिनेटली नहीं इग्नोर तो नहीं करे, कुछ ना कुछ आ रहे हैं यार। वो जब आई थे लिमिटिंग फैक्टर आया था, जैसे हम कॉन्ट्रैक्ट अपना खत्म करेंगे जी जी, उसमें गुडविल का नहीं, इग्नोर नहीं कर रहे, शायद अभी बात जारी है। लेकिन जब लिमिटिंग फैक्टर हमने पढ़ा था उसमें नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स अब आ गए हैं, आते हैं। अगर कोई मेक और बाय डिसीजन ले रहे हैं आप, चीजें बना के बेचें या खरीद के बेचें, तो कोई है उसमें नॉन फाइनेंशियल फैक्टर। सप्लायर की डिलीवरी डेट, क्वालिटी, इन सब फैक्टर्स को ध्यान में रख के फिर फाइनल डिसीजन लें। एग्जाम में अगर हम क्वेश्चन को कर रहे हैं तो और अमाउंट्स की बेस पे, तो पहले हम अमाउंट्स की बेस पे अपना एक फाइनल डिसीजन दे देंगे, और उसके बाद अगर उसने पूछा होगा नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स तो डेफिनेटली वो भी हम फिर एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है सर। देन इसके बाद जो अगली चीजें हैं उसको पेज नंबर 88 पे फिर वापस आते हैं, देखते हैं एग्जांपल। ये पेज नंबर 88 पे है, ये दो तीन डेफिनेशंस यहाँ जो लिखी हैं ये जरा ज्यादा अच्छी हैं, संक कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, रेलेवेंट कॉस्ट। फिर आते हैं विषय पे, नहीं पेज नंबर 88 पे, 87 पे भी लिखी हुई है, लेकिन वो जरा मुझे 88 वाली जरा ज्यादा डेफिनेशंस अच्छी लग रही है। जी जी, मैं इसीलिए जरूर सर ना करें सर, एग्जामिनर हमें सरप्राइज करने के लिए तो बैठा, सरप्राइज देने के लिए सर बैठा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सर एक वर्ड आ रहा था बार बार, आइए जरा इसकी डेफिनेशन देखते हैं। पेज नंबर 88 के स्टार्ट पे, opportunity cost is a cost that measures the opportunity that is lost or sacrificed when the choice of one course of action requires an alternate course of action to be given up. आपके सामने दो रास्ते हैं, आप किसी जगह खड़े जिंदगी में और दो रास्ते हैं, दोनों रास्तों पे जाने के अपने अपने फवायद हैं, लेकिन एट अ टाइम आप दोनों रास्तों पे चलना आप नहीं चल पाएंगे, ये पॉसिबल नहीं होगा कि एक कदम वहां भी हो एक यहाँ भी हो। नहीं, एक तरफ फिजिकली और मेंटली तो हरगिज नहीं होना चाहिए। शाह साहब आपके साथ रह के मैंने सोचा पहले तसल्ली से खड़े होकर सोच लें कि क्या करो, और अगर दोनों रास्ते सही हैं तो दोनों रास्ते सही हैं तो 2 मिनट बैठ जाए, वहां बैठ जाए, कैलकुलेशन करने, कैलकुलेटर पकड़, इस रास्ते पे जाऊंगा तो इंशाल्लाह 50 लाख मेरा, ये 50 लाख को ज़हन में रखना। दूसरे रास्ते पे जाऊंगा 70 लाख मेरा, तो ठीक है अब चल पड़े, कहाँ चल पड़े, लेकिन साथ ये ज़हन में रखें कि आपने जो रास्ता छोड़ा है उसकी वजह से कितना नुकसान हो रहा है। हाँ ठीक है उधर ज्यादा हो रहा है, लेकिन जिस रास्ते को छोड़ के आप दूसरे रास्ते पे चल पड़े, उस रास्ते का बेनिफिट जो आपने छोड़ा, दैट बेनिफिट इज कॉल्ड एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कोर्स ऑफ एक्शन लिखे हुए, कोर्स ऑफ एक्शन, दो रास्ते हैं, तो जिस रास्ते को छोड़ के आप दूसरे रास्ते पे जा रहे हैं, उस रास्ते का फायदा, किस रास्ते का फायदा, जिसको गिव अप किया आपने, उसका फायदा क्या कहलाता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मसलन फॉर एग्जांपल वो मटेरियल की है डायग्राम डिजाइन में, मटेरियल क्या स्टॉक में है, अगर नो तो खरीद लें, अगर यस है तो अगला सवाल क्या रेगुलर यूज में है, यस है तो फिर भी खरीद लें, तो वो बात खत्म कर दें, तो नो पे आ जाए, फिर हायर ऑफ है। एक रास्ता है बेच दें, एक रास्ता है ऑल्टरनेट यूज करना है। तो फॉर एग्जांपल आपने ऑल्टरनेट यूज सेलेक्ट कर लिया क्योंकि हायर है, लेकिन उसको भी फिर हायर की तरफ भी जाने की बजाय अगर आप इस कॉन्ट्रैक्ट में आ जाए तो वो जो हायर ऑफ छोड़े आप, वो फिर कहां से कमाएं, वो इधर से कमाएं, तो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ऐसे तो एक एग्जांपल आप देखें पहले, फिर आते हैं डेफिनेशन से, इतना रट्टा लगाने। A company has an opportunity to obtain a contract for the production of Z, which will require processing on machine X। क्या बनाना है, किस पे बनाना है, कंसंट्रेट करें सर जी, निकालेगा Z को बनाने में मशीन X में इस्तेमाल होना,
which is already working at full capacity. The contract can only be fulfilled by reducing the present output of machine X, which will result in the reduction of profit contribution by ₹2 lakh. जी अब अगर हम Z बनाएंगे किस पे, मशीन X पे, तो हमें कितने रुपए का नुकसान उठाना पड़ेगा? तो रहने दे, नहीं ये बात सही क्लियर कर लीजिएगा, तो रहने दे, ना बना। फिर अब अगर बनाएं तो ये 2 लाख भी उधर से कमाए, वरना इसका फायदा कोई नहीं। अपनी जो प्राइस कोड करनी है आपने, उसमें ये 2 लाख लिखें और फिर टोटल खर्चे को कोट करें। और अगर फॉर एग्जांपल वहां से ये एक्सेप्टेंस ना आए तो फिर हमें इसको कोई फायदा नहीं, हम 2 लाख यहां से कमा लें। तो इसे किधर कंसिडर करें आप 2 लाख? किस कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट में? प्रोडक्शन ऑफ वी की। और फिर डेफिनेटली इसमें प्रॉफिट भी ऐड करना और भी कमाए, वरना 2 लाख तो यहाँ भी कमा रहे हैं। तो अगर वहां सिर्फ 2 लाख ही कमाना है तो यही कहीं से कमाना है, तो वहां 2 लाख जमा करें और फिर प्रॉफिट भी उसमें और लगाएं और फिर और कमाएं। ये ठीक है? वो कल ग्लोबल में आया था ये। ग्लोबल में पहले हमने खर्चे जमा किए थे, फिर बाद में क्या किया था? सेल प्राइस बनाई थी। देखें जल्दी जल्दी, ग्लोबल का क्वेश्चन नंबर बोले, सही नंबर क्यों बोले, इसके लिए रिक्वायरमेंट में जाएगा। नहीं अब क्वेश्चन देख लें, अब याद आनी चाहिए। पहले हमने क्या किया था, कॉस्ट इकट्ठी की, फिर इसे डिवाइड बाय 80 इंटू 100 किया, तो क्या उस खर्चे में फिर अपना प्रॉफिट भी शामिल किया? ठीक है, आ जाओ वापस। तो ये 2 लाख रुपए अब यहाँ क्या कहलाएगा? So if the company accepts the contract, it will sacrifice, second paragraph, contribution of 2 lakh from the lost output of product B. This loss of 2 lakh represent, तो अब आ जाए आप डेफिनेशन पे। एग्जांपल क्लियर? पढ़े जी मेरे साथ एक बार। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, उस कॉस्ट को कहते हैं that मैयर्स द, यहाँ से सही वर्ड से अंडरलाइन करें, अपॉर्चुनिटी दैट इज लॉस्ट, पहली चीज सही, opportunity that is lost when choice of one course of action requires an alternate course of action be given up. पहले तो ये बताने वर्ड्स क्लियर? अब जरा एक दो दफा बोलने जरा मीन क्या है इसमें। सबसे पहले हो गया opportunity that is lost when choice of one course of action requires, एक दफा और बोले। कुछ क्लियर है जी प्लीज? एक रास्ते पे चलना, किसी एक रास्ते पे जाना किसी दूसरे को छोड़ के, तो जिस रास्ते को छोड़ा है उस रास्ते का फायदा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, उस रास्ते पे चलने का, उस रास्ते पे चलने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है जिस रास्ते का फायदा आपने छोड़ दिया। ठीक है, मतलब आपने एफएससी की ना, जैसे माने में आपके साथ सामने कई रास्ते थे, ये बन जाए वो बन जाए, ये बन जाए ये बन जाए, वो भी बन जाए ये भी बन जाए, आपने क्या फैसला किया? नहीं, आपने डॉक्टर बनने का फैसला किया तो था, लेकिन अचानक पता चला कि आगे अकाउंटिंग की किताबें आ गई। संक कॉस्ट, वो जो सब कुछ अब छोड़ा है आपने, वो कहां से कमाना जरूरी है? सीए से, तो वो ज़हन में रखे ना, और प्रॉफिट के साथ कमाए। संक कॉस्ट क्या चीज है? संक कॉस्ट इज अ हिस्टोरिकल और पास्ट कॉस्ट that the company has already incurred. 2-3 दफा बोलें जी वर्ड्स। आपने रॉ मटेरियल खरीद लिए, आपने रॉ मटेरियल खरीद लिया 50 रुपए पर केजी का, तो क्या ये खर्चा हो गया होगा? अब आपको सिर्फ ये सुनना चाहिए कि इस रॉ मटेरियल का अपने फ्यूचर में क्या कर सकता हूँ। अगर बेच सकता हूँ ठीक है, बेच के कमाना, इस्तेमाल करके कुछ कमा सकते हैं, कमा लें। जो हो चुका है वो हो चुका है, लेकिन समझने के लिए इस बात को, बाकी अगली लाइन पढ़ें, these cannot be changed, recovered in any case and ignored while decision making।
वो जो एक डेवलपमेंट कॉस्ट आई थी कल 12.28% पर, पेज नंबर B22 में थी, पेज नंबर। हाँ जी एक नजर देखते हैं यहाँ पे बातें हो रही हैं। पेज नंबर 98, पेज नंबर 98 पॉइंट नंबर 7। इस पॉइंट नंबर 7 में जो इसके डेफिनेशंस पढ़ रहे हैं उसके मुताबिक वर्ड्स बोलेगा, मतलब वर्ड्स पढ़ के जरा इसके मुताबिक तो फैसला करें कि इसमें से कौन सा खर्चा है। कॉस्ट कैश स्पेंडिंग 3250 हैज बीन इंकर्ड ऑलरेडी ऑन डेवलपमेंट वर्क। क्या ख्याल है ये कौन सा खर्चा है? सही अगर सोचा जाए संक है, हिस्टोरिकल संक हो गया। लेकिन अगला 1750 विल हैव टू बी स्पेंड, नहीं ये रेलिवेंट है लेकिन मतलब यहाँ अवॉइडेबल कह सकते हैं, इंक्रीमेंटल कह सकते हैं, लेकिन रेलिवेंट अवॉइडेबल या इंक्रीमेंटल खर्चा, ठीक है। तो व्हाट इज 3250? संक कॉस्ट, डूब गया ये खर्चा। आइए वापस आए, एक और एग्जांपल देखते हैं। A company mistakenly purchased a machine that doesn't completely suit its requirement. For example, एक कंपनी उसने 50 लाख की एक मशीन इसलिए खरीद ली है कि किसी दूसरी कंपनी में ये डायरेक्टर साहब गए और उन्होंने देखा दूसरी कंपनी वालों ने मशीन खरीदी हुई है, इन्होंने कहा हमारे पास क्यों नहीं है, उन्होंने कहा मशीन खरीदें और मशीन खरीद ली। मशीन खरीदने के बाद क्या पता चला कि दैट डजंट कंप्लीटली सूट द रिक्वायरमेंट, कि वो जिस तरह की प्रोडक्ट बनाते थे उनको इस मशीन की जरूरत थी, हम उस तरह की प्रोडक्ट्स बनाते ही नहीं तो हमें जरूरत ही नहीं थी। तो क्या सोच के नहीं लेनी चाहिए थी मशीन? मैंने एक बड़ा सा ट्रक ले लिया इसलिए कि मेरे किसी जानने वाले के पास ट्रक था और बाद में मैंने सोचा यार मैं इसे खड़ा कहाँ करूं, उसके पास तो बड़ा गैराज था, तो अब मैं इस ट्रक का क्या करूं? आए जरा आगे पढ़ेगा, क्या पहले सोचना चाहिए था? The price of the machine already paid is a sunk cost and will not be considered while decision making whether to sell the machine, use it. अब देखिए आपके पास ये मिस्टेकनली आ गई है, अब आप इसका ये फैसला करने लगे कि मैं इसे बेचूं या इस्तेमाल करूं, तो बताएं इस्तेमाल होना है इसने? इस्तेमाल का फायदा कितना है? यूज का फायदा तो 0 है। बेचने पे फर्ज करें, गौर से सुने मेरी बात, सेलिंग प्राइस एक्सपेक्टेड है, हमें किसी ने कहा कि मशीन खरीद लेगा 50 रुपए की, क्या हमें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि वो 50 रुपए की ले रहा है? फॉर एग्जाम्पल एक और साहब आए, उन्होंने कहा कि मैं 51 रुपीज की लेता हूँ, ज्यादा शुक्रिया किसका बनता? एक और साहब आए और ये दोनों साहब नहीं है, उन्होंने कहा मैं 5 रुपए देता हूँ। देखिए आप देख रहे हैं मुसलसल 50 लाख को, क्या अब उसको जेहन से निकालना होगा, वरना ये 5 भी नहीं मिलने। फर्ज कहते हैं मैंने मेरी तो 50 लाख की, मेरी 50 लाख की, तो लेते लगे ना। अब वो हो गया काम खत्म। आपने 2 लाख का एक मोबाइल ले लिए, मोबाइल लेने के बाद पता चला ये चाइनीज में, इसमें सारा जो डिस्प्ले आता है चाइनीज में आता है, और अगर मैंने चाइनीज सीखी तो 5 लाख का खर्चा और है। मेरे जैसा बंदा है कि आपके पास आके और आपसे कहता है यार मुफ्त दे दो, ऐसे पकड़ के रखोगे तो वेट है इसका, थक जाएगा आप। तसल्ली से सोचें, इसे पकड़ा देना चाहिए, कम से कम जान छोड़ जाएगी, वरना मुसलसल देख देख के टेंशन होगी। वो था वो नहीं, मतलब देखें दे दें तो दे दें, लेकिन अब ये भूल जाए रेंट पे देना है, कोई लेता है दे दें, कोई खरीदता है खरीद लें, बेचना चाहते हैं बेच लें, इस्तेमाल होता है कर लें, वो भूल जाए। वो कौन सा? वो भूल जाए। वो क्यों भूल जाए? वो कहानी एंड हो, वो पहले सोचना था, अब कुछ फायदा नहीं। और उसको ज़हन में रख के अगर ये सोचा तो 5 रुपए भी नहीं मिलने। आप ये कह रहे हैं सिर्फ 5, और मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि नेट लॉस कम हो जाए। 50 लाख में से 5 नेट हो रहा है, तो कौन से खर्चे इररिलेवेंट है डिसीजन मेकिंग? डेफिनेशन हो जाए सर, हिस्टोरिकल कॉस्ट और पास्ट कॉस्ट दैट द कंपनी हैज ऑलरेडी इंकर्ड, इनको क्या बोला जाता है?
संक कॉस्ट, रॉ मटेरियल खरीद लिया, डेवलपमेंट कॉस्ट इंकर कर ली। एक और चीज आई थी, ये ग्लोबल ढूंढना था। हाँ जी, ग्लोबल जरा ढूंढिए, पेज नंबर 78। ये इनके, ये जो मैं पेज नंबर दिखा रहा हूँ इनके ऊपर थोड़ा थोड़ा लिख लें ये वर्ड्स, इस वक्त फाइनल होता है। पेज नंबर 50 78 पे एंड वाली लाइन पढ़ेगा, पॉइंट लास्ट पॉइंट जो आया था रिक्वायरमेंट्स ऊपर लास्ट पॉइंट। प्लानिंग डिपार्टमेंट हैज incurred a cost of rupees 20,000 on preparing the feasibility for the production of Zeta। क्या है ये? संक है, हो गया है, can't do anything now। अगर लिखा था will be incurred, will incur, तो फिर इंक्रीमेंटल है, इररिलेवेंट है। तो लिख रहे उसके ऊपर भी कंसीडर पॉइंट नंबर 6 पे कौन सी कैटेगरी निकली? संक कॉस्ट। एक दफा डेफिनेशन का इंडिया के दोबारा पढ़ना, दोबारा बोलना डेफिनेशन। एक आ जाए जरा सी पे, रेलिवेंट कॉस्ट, पेज नंबर 88। चलो रेलिवेंट कॉस्ट में द प्रेडिक्टेड फ्यूचर कॉस्ट दैट विल डिफर। अब ये मिलते जुलते से वर्ड्स हैं, मतलब रेलिवेंट इररिलेवेंट शायद क्या मेन कैटेगरी है, उसी के अंदर कुछ फर्दर डिसीजंस हो रहे हैं। क्या इंक्रीमेंटल कॉस्ट रेलिवेंट कॉस्ट है? मतलब उसी में कुछ कैटेगराइज हो चीजें, तो ये बहुत हार्ड एंड फास्ट डेफिनेशंस नहीं है, लेकिन अगर एग्जामिनर पूछे तो कुछ ना कुछ हमें शायद लिखने की पोजीशन में होना चाहिए। पढ़ के देखें, ठीक है। द प्रेडिक्टेड फ्यूचर कॉस्ट दैट वुड डिफर डिपेंडिंग अपॉन द अल्टरनेट कॉस्ट ऑफ एक्शन। ऐसे द कॉस्ट दैट विल डिफर डिपेंडिंग अपॉन अल्टरनेट कॉस्ट ऑफ, ये करूंगा, ये करूंगा, ये नहीं करूंगा तो ये करूंगा, कैसे खर्चे रेलेवेंट हो रहे हैं। एक पढ़े इधर एग्जांपल देखें। A company purchased raw material few years ago for rupees 1 lakh. A customer is prepared to purchase it for rupees 60,000. The material is not otherwise sellable but can be sold after further processing cost of rupees 30,000. जी सर, अगली लाइंस पढ़ने से पहले ये दोबारा फिगर देखें। लाख क्या है? संक कॉस्ट है। एक कस्टमर आया, कितने का मांग रहा है? 60,000, लेकिन वो 60,000 कमाने के लिए मेरा ख्याल है आपको 30,000 का खर्चा करना है। तो अब ये जो 60,000 लेना या नहीं लेना, इसका डिसीजन कैसे होना चाहिए? 30,000 को देख के या लाख को देख के? देख ले, फर्ज करें 60,000 को उसने लेना और 70,000 हमारा खर्चा होना है, कंसंट्रेट करें तो फिर वैसे कहीं फेंक दे, उसको क्यों ना दे? 10,000 और लग जाना तो वो रहने दे। अब किसको लेकिन नहीं देख रहा मैं, 1 लाख गया, 60 मैंने 70 किया 30 को, ये क्लियर? अब क्या करें बताएं डिसीजन? नहीं, अब क्या करें? 60 वो ले रहा है, 60 को दे रहा है और 70 हमारा खर्चा करना होना है उसकी तरह का रॉ मटेरियल बनाने का जिस तरह का वो मांग रहा है। क्या करें? नहीं, मतलब उसको ना दे, क्योंकि और 10,000 का एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है, फायदा उसका क्या? उसकी बजाय कुछ और सोच लें, और अगर कुछ और नहीं भी सोच सकते तो दुआ कर लें। लेकिन इसको क्यों ना दें? आप 10,000 एक्स्ट्रा लग रहा है, लेकिन करंट सिचुएशन में अगर और कोई ऑप्शन नहीं है तो क्या उसको चाय शाय भी पिलाएं? उसका थैंक यू भी करें, वाया आपका स्टोर रूम भी खाली हो जाएगा और 30 कुछ दे के भी जा रहा है। 30 दे के जा रहा है, 60 दे के जा रहा है? 30 कैसे यार? तो अभी इस डिसीजन को लेते हुए कि हम इस रॉ मटेरियल को उसे बेचें या ना बेचें, 30,000 कंसिडर होना चाहिए, 1 लाख कंसिडर नहीं होगा। 1 लाख क्या है? संक है, और 30 क्या है? ये इंक्रीमेंटल खर्चा, मतलब ये इंक्रीमेंटल खर्चा हमारे इस डिसीजन से कि हम इसे बेचना चाहते हैं, ये 30,000 फिर इंकर भी होगा और फिर नेट 30 हमें बचा, 60 माइनस 30। जी जी, मेरे ख्याल ये चीज है। पिछले पेज पे जाना। अच्छा, पिछले पेज पे अब
जो संक कॉस्ट की डेफिनेशन है उसको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं, मतलब एक ही डेफिनेशन दो डिफरेंट तरीकों से पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन संक कॉस्ट की जरा एग्जांपल देखो, मिड ऑफ द पेज नंबर 87 पढ़े। A company must decide whether to launch a new product into the market. ऐसा शायद बात हो गई है। It has spent 99 lakhs on developing the new product and a further 80,000 on market research. The financial decision, a financial evaluation for a decision whether or not to launch the new product should ignore. Why? नहीं, अब डिसीजन क्या ले रहे हैं? इसको लॉन्च करना है। हाँ जी, सही जरा हो जाए ट्रांसलेशन थर्ड लाइन की। हम डिसीजन ले रहे हैं ये प्रोडक्ट लॉन्च करें या ना करें। इस डिसीजन को लेते हुए हमें क्या सोचना चाहिए कि लॉन्च करने से कितने फर्दर खर्चे आएंगे और कितने हम फर्दर पैसे कमा सकेंगे। 980 कैसे बन गया? 980 ऐड हो गया ना, क्या ये 980 अब रेलिवेंट है इस डिसीजन में? हम लॉन्च नहीं भी करेंगे भी हो गया, और अगर करेंगे तब भी हो गया। हमारे अब इस डिसीजन से कि हम लॉन्च करें या ना करें 980 चेंज नहीं होगा। व्हाट शुड बी द नेम ऑफ दिस 980? सunk कॉस्ट। एक दो एग्जांपल्स मैं इसलिए बार बार दिखा रहा हूँ, शायद वी शुड बी इन अ पोजीशन कि हम कुछ ना कुछ एग्जांपल्स के तौर पे अपने से वर्ड्स बना सकें। तो एक तो मटेरियल वाली होगी नेक्स्ट पेज पे, तो संक में कौन सी मशीन वाली, और यहाँ पे आगे एक डेवलपमेंट वाली। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की एग्जांपल ढूंढो, ये पढ़े जरा इंडिविजुअली पढ़ के समझ आती है देखने से। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पेज नंबर 87 के एंड पे, तो दो पैराग्राफ्स हैं। तो अब लेबर में एक एंगल से बात हुई है कि आपको 20 घंटे चाहिए, लेबर लिमिटेड है और काम कर रही है, और अगर उन्हें मूव किया गया तो वहां क्या होगा? 60 रुपए पर लेबर आवर नुकसान होगा। तो 20 घंटे इंटू 60 इज इक्वल टू 1200 इज अ कंट्रीब्यूशन फॉर गोन। अगर आप ये काम करेंगे तो दिस इज एन opportunity cost of using the labor which is involved in another work for this contract। ठीक है जी, क्लियर? आपने एक मेरा ख्याल है घर के लिए पहला होमवर्क लिखे आज का, ये डेफिनेशन जो है ना पेज नंबर 85 से इंक्रीमेंटल कॉस्ट की पहली, डिफरेंशियल कॉस्ट की, कमिटेड कॉस्ट नीचे 86 में, और फिर जो डेफिनेशंस आई हैं तीन वो 88 पे आई हैं। तो प्लीज 15-20 मिनट दोबारा इसको दोबारा पढ़ना है आपने, ठीक है? और जुबानी सुन लो किसी एक दो बंदे से। पेज नंबर 91 पे पढ़ना है, बीच में छोटी छोटी एग्जांपल तो पहले मेरे बड़े बड़े थोड़े से काम करें। पेज नंबर 91 पे वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिसीजन, इसे होमवर्क लिखें। ये जो हमने टाइप नहीं की अभी, या जब भी बातें हो रही हैं तो एक छोटा सा क्वेश्चन खुद से कीजिएगा। फिलहाल पेज नंबर 88 पर पैसा पैसा लिमिटेड, और पेज नंबर फिलहाल आ जाए 93 पे ही आ जाए सीधा। पेज नंबर 93 पे जो लिखा हुआ है इसको पढ़ने से पहले अपने जरा डिसीजन मेकिंग के चैप्टर के फर्स्ट पेज पे जाइएगा, पेज नंबर बताइएगा जहां से चैप्टर शुरू हुआ था। 51 इस 51 के बिल्कुल स्टार्ट पे हमने एक प्रोडक्ट अबेंडनिंग डिसीजन पढ़ा था, तो एक नजर खुद से रिवाइज करेंगे क्या पढ़ा था। पढ़ने एक नजर।
हाँ जी, अगर कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव है तो प्रोडक्ट बनाते हैं। हाँ, अगर कंट्रीब्यूशन नेगेटिव हो गई है तो प्योरली इन फाइनेंशियल टर्म्स फिर प्रोडक्ट को बनाना छोड़ दो। अनलेस आप प्रोडक्ट को बनाने की का डिसीजन इसलिए लेना चाह रहे हैं क्योंकि बाकी प्रोडक्ट्स उस पर डिपेंडेंट हैं, लोग बाकी प्रोडक्ट खरीदते इसलिए हैं क्योंकि वो भी बेचते हैं आप, और अगर आप वो बनाना छोड़ देंगे तो कहीं लोग वो भी ना लेना छोड़ दें। तो ये नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स अपनी जगह है, वरना हमारा डिसीजन फाइनेंशियल टर्म्स में क्या है कि अगर कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव है तो बनाते रहे, और अगर कंट्रीब्यूशन नेगेटिव हो जाए तो फिर बनाना छोड़। लेकिन उसी में छोटी सी एक वेरिएशन आनी, पेज नंबर 93 पे आज पेज नंबर 93 थोड़ी सी बात है। इसके स्टार्ट में एक एग्जांपल एक टेबल से बना हुआ। कंपनी वी मेक्स 4 प्रोडक्ट्स PQRS. The budget for the next year is as follows. Direct material, direct labor, variable overheads. Total variable cost आ गई 800, 1500, 1100 and 1200 और 4600 टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लीज है। उसके बाद क्या लिखा था? सेल, मतलब थोड़ा सा तरतीब बदली हुई। सेल्स दी हुई रिस्पेक्टिवली, कंट्रीब्यूशन सबकी पॉजिटिव है, 1000, 150 रुपया, 1100 रुपया, 350 रुपया, मैंने टोटल भी किया। देन उस कंट्रीब्यूशन के नीचे फिर एक नई चीज अब इसलिए आ रही क्योंकि अब हमें पता चल गया कंट्रीब्यूशन के बाद होता वैसे क्या, फिक्स कॉस्ट। लेकिन फिक्स कॉस्ट भी दो तरह की हो सकती है, नहीं प्रोडक्शन नॉन प्रोडक्शन तो ठीक है, प्रोडक्शन नॉन प्रोडक्शन तो हमें भी पता, लेकिन सम टाइम फिक्स कॉस्ट ऐसी हो सकती है जो स्पेसिफिक टू द प्रोडक्ट हो, और समटाइम्स हो सकती है ओवरऑल बिजनेस की। मसलन फॉर एग्जांपल फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री का जो रेंट है वो तो तभी सेव होगा अगर आप पूरी फैक्ट्री एज अ होल बंद करेंगे। वरना फर्ज करें आप एक प्रोडक्ट बनाना छोड़ते हैं तो रेंट पे फर्क नहीं पड़ेगा, 3 बनाते हैं 4 एक और नहीं बना लेते हैं तो ओवरऑल टोटल रेंट ऑफ द फैक्ट्री विल रिमेन सेम। ये तो होना ही है, लेकिन स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट भी हो सकती है। मसलन हम 4 प्रोडक्ट्स बनाने हैं PQRS, ये 4 डिपार्टमेंट्स में बनती हैं, हमारे फैक्ट्री के अंदर 4 एरियाज हैं। अगर कोई परमानेंट एम्प्लॉइज हैं पी डिपार्टमेंट में और हम P डिपार्टमेंट बंद करते हैं तो शायद वो परमानेंट एम्प्लॉइज अगर P डिपार्टमेंट से रिलेटेड सिर्फ है तो उनकी फिक्स कॉस्ट सेव भी हो सकती है। अगर कोई सिक्योरिटी गार्ड है जो फैक्ट्री का सिक्योरिटी गार्ड है तो वो भी शायद इस चीज पर डिपेंडेंट नहीं होगा क्योंकि एक डिपार्टमेंट बंद करते हैं या नहीं करते, वो भी तब तक फिक्स कॉस्ट आती रहेगी जब तक फैक्ट्री चलती रहेगी। तो फैक्ट्री में लेकिन समटाइम्स क्या हो सकता है, डिपार्टमेंटलाइज्ड फिक्स कॉस्ट भी हो सकती है। तो ये मेरे वर्ड्स जरा ध्यान में रखें, अगले वर्ड्स पढ़े क्या लिखे। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट, समझ आता है लफ्ज क्या मतलब? डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट, PQRS से रिलेटेड फिक्स कॉस्ट और शेयर ऑफ जर्नल फिक्स कॉस्ट। क्लियर है? तो यहाँ जो हमारी फिक्स कॉस्ट है वो किन 2 हिस्सों में डिवाइड हुई है, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल और शेयर ऑफ जर्नल। एक छोटा सा जरा काम करें, जरा बोर्ड पे देखिए कि मैं किस जगह वर्किंग करना चाह रहा हूँ। जहां डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट आ गई है उसके नीचे जरा एक कंट्रीब्यूशन आपने कैलकुलेट करनी, कंट्रीब्यूशन आफ्टर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट। आपके पास एक तरतीब में है ऊपर, क्या नजर आ रहा है आपको इससे? कंट्रीब्यूशन कितनी नजर आ रही है, बोल दो मुझे एग्जैक्टली ध्यान में क्या। 1000 के नीचे क्या नजर आ रहा है? 400 के नीचे में एक टोटल करने को क्या, तो काइंडली जरा बताएंगे क्या है ये, क्या है इसका नाम भी मैंने बोला है कंट्रीब्यूशन। ये लेफ्ट साइड के वर्ड्स भी लिखे, जगह बनाए, थोड़ी सी जगह बना लीजिए। कंट्रीब्यूशन आफ्टर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट। जी नहीं, एक सेकंड, उसकी मैं अभी डिटेल में डिस्कशन करता हूँ, नहीं बात जी सर। पी की कंट्रीब्यूशन क्या आफ्टर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट? 600। बी की सॉरी क्यू की 150। पॉजिटिव नेगेटिव वाई
ओके 150 कैसे लिखवा दी? 150 पॉजिटिव, 250 नेगेटिव, 100 नेगेटिव, 800 पॉजिटिव एंड 50 पॉजिटिव, और टोटल कर देना 1350। पॉजिटिव नेगेटिव कंप्लीट करें आगे एग्जांपल। इसके बाद क्या लिखा है? शेयर ऑफ जनरल फिक्स कॉस्ट से मुराद जो ओवरऑल परमानेंट एम्प्लॉइज हैं या ओवरऑल जो इंश्योरेंस है, फैक्ट्री की इंश्योरेंस है, फैक्ट्री का रेंट है, वो फिर उसका शेयर आ रहा है। व्हाट इज द टोटल फिक्स कॉस्ट ऑफ द बिजनेस? नहीं, अब ये डिपेंड करता है, ये प्रोडक्शन यूनिट्स की बेस पे किया हो, आवर्स की बेस पे किया हो, लेकिन एलोकेट हुआ। टोटल फिक्स कॉस्ट क्या है? टोटल जर्नल फिक्स कॉस्ट नहीं, टोटल जर्नल फिक्स कॉस्ट 11 लाख 1100, उसका फिर उसने शेयर दिया हुआ है प्रोडक्ट्स को, और फाइनली क्या निकाला हुआ एंड में? एक प्रॉफिट या लॉस निकाला। तो प्रॉफिट या लॉस अगर हम देखें तो वो फिर कौन कौन सी दो प्रोडक्ट्स फाइनली लॉस में? यूबी है और एसपी है। ऊपर जाएगा, कंट्रीब्यूशन किस किस की पॉजिटिव है? सबकी। और प्रॉफिट किसका नेगेटिव है? क्यू और एस। सिर्फ नई चीज है, दोबारा पेज नंबर 51 पे जाएगा। अगर हमें फिक्स कॉस्ट का ना पता हो कि उसमें डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कितनी है और जनरल फिक्स कॉस्ट कितनी है, तो ऑब्वियसली हम अगर सेग्रीगेट नहीं कर सकते तो फिर हम सिंपली डिसीजन किसकी बेस पे लेंगे? कंट्रीब्यूशन की। लेकिन अगर कभी ये सेग्रीगेशन आ जाए, कौन सी? एक जरा उंगली रख के इधर वापस इधर आए, फिर दोबारा जाएंगे। फिक्स कॉस्ट का एक ब्रेकअप दिया हो इन दो वर्ड्स में, हमें इंफॉर्मेशन हो कि डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल भी है और जनरल फिक्स कॉस्ट भी है, तो देन जो हमारा डिसीजन होगा प्रोडक्ट अबैंडन करने का, वो फिर किसकी बेस पे होगा, ये मैंने बताना। पहले दोबारा 51 पेज पे, वहां डिसीजन कैसे हुआ? कंट्रीब्यूशन की। अब यहां फैसला ये होना है कि क्या कंट्रीब्यूशन एज इट इज या कंट्रीब्यूशन आफ्टर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट या प्रॉफिट। तो इसका आसान सा तरीका ये है कि आप मुझे छोटी छोटी दो वर्किंग्स करवाएं, आप बाद में लिखिएगा, मैं आपको बताऊंगा जगह आपके लिए कहाँ। आप अपना डेटा गौर से देखें। किन दो प्रोडक्ट्स को बंद करने का डिसीजन हरगिज नहीं होना चाहिए? पी और एस तो हमारी बहस से क्यों बाहर है, बल्कि पी और आर सॉरी, वो क्यों? वो तो अल्टीमेटली प्रॉफिट में भी है, लेकिन किन दो के बारे में हमने डिसीजन लेना है? तो उसके लिए मैं 3 वर्किंग्स करूंगा, और 3 वर्किंग्स की वजह ये है कि आप बात सही तरह अंडरस्टैंड कर पाए और हम फिर उसे अप्लाई बाद में कर सकें। तो काइंडली पहले सिनेरियो सिचुएशन 1, if Q and S both are abandoned, क्यों QS? नहीं, मैंने इस वक्त फैसला कहां से देखे किया? मैं प्रॉफिट देख रहा हूं, और अभी ये नहीं कह रहा कि दोनों ने अबैंडन होना ही नहीं। मैं 3 वर्किंग्स आपके सामने रखूंगा, फिर आपसे फाइनल एक डिसीजन लेना है। जी सर, अगर ये दोनों अबैंडन होना है तो फिगर्स बोलनी है आप लोगों ने, मैंने छोटी सी वर्किंग करनी है। फिर सेल किस किस की रह जाएगी? सर बोलना है प्लीज, सर बोल रहे हैं, सर फिगर बोलनी सर। सेल कितनी कितनी रह जाएगी? 1800 और 2200। ऊपर मैंने लिखा क्यूएस और नीचे मैंने फिगर लेनी शुरू कर दी पी और आर की। वो अबैंडन हो जाएंगी तो ये दो रह जाएंगी, और कैलकुलेटर अलाउड है 4000। वेरिएबल कॉस्ट किसकी रह जाएगी? वो मुझे टोटल बतानी है आपको। 800 और 1100, 1900। कंट्रीब्यूशन कितनी रह जाएगी? 21। अब फिक्स कॉस्ट के दो हिस्से, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट रह जाएगी, टोटल रह जाएगी। अब डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल मींस क्या होगा? जो स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट रिलेटेड टू द प्रोडक्ट्स।
क्या अगर हम P और Q और S को सॉरी अबैंडन कर रहे हैं तो फिर सिर्फ P और R की ही रहनी चाहिए? मीन्स से अगर Q और S को अबैंडन करने के बावजूद Q और S की रह जानी है फॉर एग्जांपल, तो फिर ये कोई डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल तभी होगी अगर Q और S को अबैंडन करने से Q और S वाली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट खत्म हो जाएगी। देयरफॉर सिर्फ किसकी रह जाएगी? डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल वाली। बोले कितनी कितनी रह जाएगी? फिगर 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 400 plus 300 which means 700 और देन जनरल फिक्स कॉस्ट बता दें कितनी रह जाएगी? वो क्यों? उसका सम तभी खत्म होगा जब फैक्ट्री बंद होगी और अल्हम्दुलिल्लाह अभी वो डिसीजन नहीं है। आंसर फाइनल कितना है? 2100 minus 1800 व्हाट इज 300? नेट प्रॉफिट रह जाएगा। फिलहाल कितना है? फिलहाल कितना है? लेकिन if only Q is abandoned, पहला मैंने क्या पहले मैंने एक वर्किंग किसकी की है, अब मैं क्या कह रहा हूं? अब बताएं किस किस की सेल रह जाएगी? फिगर बोलते रहे आप। 1800 plus 2200 plus 1500 5550 वेरिएबल कॉस्ट किस किस की रह जाएगी? बोलने बोल 800 जमा 1100 plus 1200 is equal to 3100 is equal to the contribution कितने? 245 ये सब लोग करें। अब डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल किस किस की रह जाएगी? एटलीस्ट फिगर तो बोल दो ना, इन्वॉल्वमेंट रखें ताकि बात खत्म हो जाएगी। 400 plus 300 plus 300 which means 1000 जनरल फिक्स कॉस्ट 1100 कब चेंज होगा? तो प्रोडक्ट्स एक कम ज्यादा करने से ओवरऑल पे चेंज नहीं आएगा, ये फिक्स कॉस्ट हो जाएगा, सॉरी नेट प्रॉफिट हो जाएगा 350। पहले कितना था? पहले कितना था? ठीक है 250 था, अगर सिर्फ क्यू अबैंडन करेंगे तो 350 हो जाएगा। सॉरी आपको बोर कर रहा हूं क्लास वर्क। इफ ओनली एस इज अबैंडन, सेल 1800 plus 1650 plus 22 5650 variable cost 800 plus 1500 and a plus 1100 3400 contribution is 2250 directly attributable fixed cost 950 कैसे बना? 400 plus 250 plus 300 700 और 950 जनरल फिक्स कॉस्ट 1100 फाइनल आंसर। आप इस तरह करें, पहले ये मेरी 3 वर्किंग्स देख के ओरिजिनल प्रॉफिट इस वक्त क्या है इस डाटा के मुताबिक, पहले एक फैसला ये कर लें कि किस प्रोडक्ट को अबैंडन करें। सॉरी एक मिनट जस्ट एक, और फिर वो कैसे करें वो मैं बता देता हूँ। अब बताएं किस तरफ जाना चाहिए? क्यूएस दोनों अबैंडन कर दें, सिर्फ एस को अबैंडन करें? एस को अबैंडन करने से क्या होगा? तो सिर्फ किसको अबैंडन करने से प्रॉफिटेबिलिटी हाईएस्ट हो जाएगी? तो किस प्रोडक्ट को अबैंडन करना चाहिए? जिसकी कंट्रीब्यूशन आफ्टर स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट, ढूंढने जरा डेटा पॉजिटिव है या नेगेटिव। आप इस तरह करें, पेज नंबर 92 पे जरा एंड में जगह है, अगर कोशिश करें वहां, और अगर वहां पूरी कोशिश ना हो सके तो फिर पेज नंबर 93 के स्टार्ट पे ये 3 अगर सिनेरियोस बना दें
जब भी कभी दोबारा नजर पड़े तो सही तरह रिवाइज कर लेना चाहिए। मैं बताता हूँ, वो तो मैं अभी बता रहा हूँ। ये प्रॉफिट 250 से 300 क्यों हुआ, फिर ये 250 से 350 क्यों हुआ, और फिर ये 250 से सिर्फ 200 की रह गया, ये बात अभी कर लेते हैं। मैंने इसलिए तो फिगर्स लिखे हैं आपके साथ। हाँ हाँ, बात तो वही है, लेकिन एक बीच में नई चीज बस ऐड हुई। ये ठीक है, अब्दुल साहब ठीक फरमा रहे हैं। बाकी वो मैं अभी कंक्लूड करता हूँ। मैंने अपनी अभी कंक्लूजन नहीं है ड्रॉ की है, मैंने सिर्फ आपसे चंद फिगर्स इसलिए पूछने की, जरा फिगर सामने आ जाए, हम राइट डिसीजन ले सकें। आइडियल एनवायरनमेंट है सर स्टडीज का आजकल, जहां बैठे पढ़ने को दिल करता है, कोई गर्मी नहीं, कोई कुछ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। जैकेट पहन लेते हैं, सॉक्स पहन लेते हैं, वो भी खत्म हो जाता काम, पढ़ाई है और आप है। नींद आती है, 8 घंटे सो लेते हैं, 10 सो लेते हैं, फिर भी इतना टाइम बच जाता है। जी 3 घंटे सो रहे हैं, इन्ना लिल्लाह। ये रही इधर सब, एक मिनट, जस्ट एक मिनट, बात मैं खुद कंक्लूड करता हूँ। ये ऑनलाइन स्टूडेंट जब लिखेंगे तो बता लूंगा। अब मैं आपकी तरफ से सिर्फ यही मैसेज एक्सपेक्टेड था मुझे, वैसे नहीं कोई मैसेज आता है डब्ल्यू आ गया। अब पिछले टॉपिक्स की तरफ जरा दोबारा जाना, जो पुराने हो गए, तो आज से या कल से। कल एक क्वेश्चन में थोड़ी सी जरूरत पड़नी है, तो मैंने अभी तक क्या क्या होमवर्क दिया, चलो मैं एंड में देखता हूँ एक छोटा सा, अब वो तो देख लिया होगा। नहीं, जॉइंट बाय प्रोडक्ट के क्वेश्चन मैं देता हूँ, उसी का जरूरत पड़नी है, बल्कि शायद अभी पढ़ने लगी।
नहीं सर, इसकी प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है बस। लेकिन बहरहाल मेन वो जो हमारा प्रॉब्लम है ब्रेक इवन के क्वेश्चन का, उस तरफ भी मुसलसल जारी है। ये सर नोटेड है सर। आए इन फिगर्स को अपने डाटा के साथ जरा देखें। जी साहब लिख तो नहीं है प्लीज। पेज नंबर 93 जो है लिखा आपने, पेज नंबर 93 जहां डाटा था वो सामने रखें, बाकी तो आपके सामने बोर्ड पे आ रहा है। प्रॉफिट है 250, जरा ढूंढने कहीं अपने अपने बुक में। ये 250 कहां से देख के बोल रहा हूँ बार बार। ये टोटल प्रॉफिट 250 है। देखिए क्या ये रेलिवेंट होगा कि कौन सी प्रोडक्ट कितना प्रॉफिट कमा रही है, कौन सी कितना कमा रही है, ये आखिरकार कितना प्रॉफिट है वो मैटर करता है। यकीनन प्रोडक्ट्स भी को भी प्रॉफिटेबल होना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर ओवरऑल आपका प्रॉफिट बढ़ जाए, कोई एक प्रोडक्ट बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है और कोई एक दूसरी प्रोडक्ट कम प्रॉफिट कमा रही है, या फॉर एग्जांपल इवन लॉस में भी है, लेकिन वो डिपेंडेंट है, प्रोडक्ट दूसरी प्रोडक्ट्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, तो क्या इवन देन उस प्रोडक्ट को बनाते रहना चाहिए जिसमें शायद लॉस हो रहा है, अगर उसको बेचने से ओवरऑल प्रॉफिट ज्यादा हो? तो ठीक है, प्रोडक्ट्स को प्रॉफिटेबल होना चाहिए, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल कोई एक दो प्रोडक्ट्स को बंद करने से प्रॉफिट बढ़ जाए, तो उन प्रोडक्ट्स को बनाने से हमें क्या फायदा? तो इसका डिसीजन अब क्या होने लगा? नहीं मतलब बंद करने से अगर प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है किसी प्रोडक्ट को बनाना छोड़ने से, तो क्या छोड़ देना चाहिए बनाना? डेफिनेटली मैंने शायद उस वक्त जमाने में बात की थी। पहली कोशिश ये जरूर होगी कि जो प्रोडक्ट्स लॉस में है उनको प्रॉफिट में लाने की भरपूर कोशिश कर ली जाए, और अगर वो नहीं आप कर पा रहे तो फिर प्योरली ऑन फाइनेंशियल टर्म्स कुछ प्रोडक्ट्स को अगर अबेंडन करने से प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है तो कोई इश्यू वाली बात नहीं है। क्या हाल? तो ये अब डिसीजन होने लगा। 250 प्रॉफिट है चारों प्रोडक्ट्स को मिला के। अगर Q और S दोनों अबेंडन करें तो फिर प्रॉफिट कितना हो जाता है? 300। ऐसे ही हो। अब Q और S का अपने डाटा 93 पेज पे देखना, Q और S दोनों लॉस में तो है सर, लेकिन इस लॉस से ऊपर वाली वर्किंग जो अभी मैंने बीच में ऐड करवाई थी वो जरा गौर से देखना। Q जो है उसकी कंट्रीब्यूशन जो है आफ्टर जनरल फिक्स आफ्टर सॉरी स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट, वो पॉजिटिव है नेगेटिव है? 100 नेगेटिव है। एस पे एक मिनट आएगा। एस अपने सारे खर्चों को कवर करने के बाद भी 50 जनरल फिक्स कॉस्ट की तरफ कंट्रीब्यूट कर रही है। प्रोडक्ट क्यू पे वापस जाए, उससे अपने सारे खर्चे ही कवर नहीं हो रहे, एंड प्रोडक्ट क्यू इज देयरफॉर कंट्रीब्यूटिंग नेगेटिवली टुवर्ड्स, मैं कहां देख के बात कर रहा हूं प्लीज? नहीं मैं कहां देख के किसको देख रहा हूं? आफ्टर सिर्फ कंट्रीब्यूशन या आफ्टर स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट? मैंने वर्किंग्स की उसको देख रहा हूं। तो प्रोडक्ट क्यू जो है वो अपने सारे खर्चे मीट करने की पोजीशन में नहीं है, लेकिन एस जो है वो कंट्रीब्यूट कर रही है टुवर्ड्स जनरल फिक्स कॉस्ट। कितने रुपीस कंट्रीब्यूट कर रही है? 50। तो ये 250 से 300 प्रॉफिट क्यों हुआ? कंसंट्रेशन रखिए जरा, इसमें 100 तो सेव हुआ क्यू वाला, लेकिन 50 जो एस वाला था उसके नुकसान की वजह से नेट 50 है। 250 से 300 पे आने से कितना इंक्रीज आ रहा है सर जी? कितना इंक्रीज आ रहा है सर? तो ये 50 का इंक्रीज बेसिकली है ना, ये नेट इफेक्ट है। किसका 100 बचा है? क्यू का 100 बचा है, लेकिन किसका 50 चला गया? एस का। अब आए क्यू में, सिर्फ अगर सिर्फ क्यू अबेंडन कर रहे हैं तो प्रॉफिट 250 से 350 हुआ। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? क्या हुआ? क्यू का 100 सेव हो गया और 50 किसका बचा लिया हमने? उसको क्यों बचाने में की जरूरत है? क्योंकि उसने जनरल फिक्स कॉस्ट को कवर करना। तो ये 250 से अब 350 क्यों हुआ? किसका 100 बच गया?
और किसका 50 अभी अवेलेबल है, तो क्या एस का 50 अवेलेबल रहना चाहिए। अब आए फाइनली एस अबेंडन करने से 250 200 हो गया, 100 तो वैसे ही जा रहा है और 50 भी किसका गया, एस का 50 भी गया। तो किस प्रोडक्ट को बनाते रहना चाहिए, क्या क्यू और एस दोनों का अबेंडन कर देना चाहिए, सिर्फ क्यू को अबेंडन करना चाहिए, एस को अबेंडन करना चाहिए। हमें सिर्फ क्यू को अबेंडन क्यों करना चाहिए, क्योंकि इट इज कंट्रीब्यूटिंग नेगेटिवली टुवर्ड्स जनरल फिक्स कॉस्ट। मेरी फाइनल कंक्लूजन जरा सुनो, अगर हमारे पास कोई ब्रेकअप ना हो रिगार्डिंग स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट एंड जनरल फिक्स कॉस्ट, तो हमारा डिसीजन होगा सिर्फ कंट्रीब्यूशन की बेस पे, और अगर कंट्रीब्यूशन नेगेटिव है तो उस प्रोडक्ट को बनाना अबेंडन कर देना चाहिए। लेकिन अगर हमारे पास ब्रेकअप अवेलेबल है, मैं ये जो बोल रहा हूँ मैं लिखता हूँ, अगर हमारे पास ब्रेकअप अवेलेबल है किसका, फिक्स कॉस्ट का, किस किस में, स्पेसिफिक और जनरल में, तो डिसीजन जो है सिर्फ कंट्रीब्यूशन की बेस पे नहीं होता, फिर डिसीजन किसकी बेस पे होगा, कंट्रीब्यूशन आफ्टर स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट। नेट प्रॉफिट की बेस पे अभी भी डिसीजन नहीं हो रहा, तो डिसीजन जो है वो फिर किसकी बेस पे होना है, अगर किसका ब्रेकअप अवेलेबल है। एक कंक्लूजन तो लिखे, मेरा ख्याल है जगह बन जाएगी कहीं, पेज नंबर 93 के एंड में। और एक सेकंड में बात अपनी कंप्लीट करूं, फिर अगर कोई कंफ्यूजन आपकी रहेगी तो डिस्कस करते हैं। If there is a breakup of cost into specific fixed cost and general fixed cost, then product abandoning decisions should be on the basis of contribution after specific fixed cost rather than only only contribution. Then product abandoning decisions should be on the basis of नेट प्रॉफिट नहीं कंट्रीब्यूशन आफ्टर, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना, कंट्रीब्यूशन आफ्टर स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट रादर देन, अभी एंड वाले वर्ड समझ रहे हैं, ओनली कंट्रीब्यूशन से मेरी बात सिर्फ कंट्रीब्यूशन जिसमें से फिक्स कॉस्ट सारी भी लेस होनी होती है। तो अगर तो ये ब्रेकअप नहीं है फिर तो वही है जो हमने पहले डिस्कस किया था, लेकिन अगर ये ब्रेकअप है कौन सा, तो फिर हमारा डिसीजन जो है वो किसकी बेस पे होना चाहिए रादर देन, ठीक है। तो अब जरा दोबारा देख लें जिन फिगर्स की मैं बात कर रहा हूँ, किन फिगर्स की मैं बात कर रहा हूँ, बोल देंगे जरा, 600, 100, 800 और 50, और फाइनल पे डिसीजन कैसे होना चाहिए, जिसकी कंट्रीब्यूशन आफ्टर स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट कम है, नेगेटिव है, उसको बस अबेंडन करना चाहिए। तो क्या सिर्फ क्यू ही अबेंडन करना चाहिए, therefore a finally conclusion with Monday space, sorry, therefore only abandon product Q in this scenario.
Any confusion finally? जी रीजन अब वही है कि जिससे हम अभी बात नहीं करते कि दिस इज अ sunk cost, दिस इज अ रेलेवेंट कॉस्ट, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, बस इसी तरह सेंटेंसेस लिखना। तो फिलहाल कहीं पढ़ लें और फिर इन डेफिनेशंस को फाइनल कर लेंगे तो मेरा ख्याल है फिर लिख सकते हैं। हाँ तो रीजन देनी है फिर। चलें जी आगे। अभी कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस आने हैं अभी इसके इन बातों के, तो एक छोटा सा काम जरा अभी है 10 मिनट। पेज नंबर 95 पे है। तो जॉइंट बाय प्रोडक्ट है कितनी? ये अगर क्वेश्चन में बताया होगा तो वो कर लें। क्यू अबेंडन करके अगर जो टाइम बचता है वो कहीं और लग सकता है तो वो कर लें, लेकिन क्यू को बनाना क्यों छोड़ दें, क्योंकि उसमें अब कंट्रीब्यूशन नहीं रही जनरल फिक्स कॉस्ट को कवर करने। पेज नंबर 95 एक एग्जांपल देख सकते, एक डायग्राम बनवाया जरा जिसमें जॉइंट बाय प्रोडक्ट में करता है। A company produces two joint product from a common process. For every 100 kgs of input to the common process, output consists of JP1, JP2. लॉस तो नहीं है? हिम्मत कितनी इनपुट है और किस किस की में सेपरेट होगी? 40-60 में सेपरेट होगी सर। 60-40, 40-60, JP1, JP2. The cost of the common process are 400 per 100 kgs of input. 400 रुपए 100 kgs की कॉस्ट, शायद 40 रुपीज पर केजी। क्या ख्याल, पढ़ के देखें। इस तरह की चीजें पर दिमाग चलना चाहिए। हाँ सॉरी 4 रुपीज, 400 और 100 है 4 रुपीज। JP1 can be sold for 10 per kg and JP2 can be sold for rupees। क्या ये सेलेबल है सेपरेट ऑफ पॉइंट? Alternatively, JP1 can be processed to make a finished product FP1. Cost of further processing, वर्ड सुने कभी आपने? इन्हीं दिनों के लिए सुने थे सर जमाने में। Consist of variable cost of 6 per kg and fixed cost of 1,20,000 per year. Of these fixed costs, underline, 96,000 would be directly attributable to the further processing and the remaining 24,000 would be the apportionment of general fixed overhead cost. What is the total fixed cost? उसका एक ब्रेकअप दिया। The further processed product would have a selling price of 28 per kg. It is estimated that 15,000 kgs of JP1 can be processed each year. फिलहाल भी लॉसेस नहीं है स्टोरी में। हमसे क्या रिक्वायर्ड है? Should JP1 be sold as soon as it is produced from the common process, or should it be further processed into the product? आपने मुझे ये रिक्वायरमेंट जरा ट्रांसलेट कर देनी है अपने हमसे एक डिसीजन मांगा जा रहा है कि क्या स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे भेज दें, सही कहा मैंने, तो या फर्दर प्रोसेस करें। अब आप जरा अपना बिजनेस समझें, बताएं स्प्लिट ऑफ पे भेज दें या ये हुई ना बात, ये हुई ना बात, बस इतनी सी बात। अगर फर्दर प्रोसेस करके पैसे ज्यादा बचते हैं, प्रॉफिट तो ज्यादा होता है, तो चले जाए उस तरफ, और वरना सेपरेट अपॉइंट भेज दें। तो सिंपल इज दैट। डिसीजन कैसे होना चाहिए, कहाँ खड़े हम, क्या फैसला क्या करना है हमने, फर्दर प्रोसेस करें या ना करें। तो फर्दर प्रोसेस करके क्या एक्स्ट्रा बचता है और फर्दर प्रोसेस करने में कितना एक्स्ट्रा खर्चा होता है, ये वर्कआउट कर लें। और अगर कुछ इंक्रीमेंटल प्रॉफिट्स बचते हैं तो व्हाई नॉट, क्यों नहीं। एक डायग्राम बनाओ छोटी सी। कॉमन प्रोसेस से इनिशियली क्या क्या निकलता है? JP1, JP2,
फिर JP1 कहाँ जाता है? JP1 ने फर्दर में जाना, मतलब JP1 फर्दर प्रोसेस हो रही है और किस में कन्वर्ट हो रही है? F1। जी कोई क्वांटिटी बताएं। नहीं मतलब मेरा ख्याल है वो सही देखे था कोई नहीं पढ़ ले बेटा, कोई क्वांटिटी बताएं। मेरा ख्याल अगर आप पढ़ेंगे तो मेरा ख्याल है, पढ़ लेना, मैंने इसलिए कहा ये 100 40 60 वो एक प्रोपोर्शन बता रहा है, पढ़ कर देखें वो ठीक है, आपके प्रोपोर्शन ठीक बता रहे हैं, लेकिन वो शायद एक्चुअल क्वांटिटीज नहीं बता रहा। वो कहता है फॉर एवरी 100 अगर 100 kg इनपुट करेंगे तो 40 60 का एक ब्रेकअप बनेगा, तो ठीक है, लेकिन कोई एक्चुअल क्वांटिटी एक अवेलेबल है? 15,000 kg से अवेलेबल है। किसके अवेलेबल है? JP1 के। हाँ डेफिनेटली ये कितने परसेंट अवेलेबल है? हिम्मत 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 हिम्मत, ये 40% अवेलेबल है, अगर हम चाहें तो 60% भी निकाल सकते हैं और 100% भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये किसकी क्वांटिटी अवेलेबल है? JP1 की अवेलेबल। ये कितने परसेंट अवेलेबल है? तो अगर हम वर्किंग करना चाहें तो कर सकते हैं, तो ये एक्चुअल क्वांटिटी अवेलेबल है। नहीं एक ठीक है, मतलब आ जाएगा साथ जब करने की जरूरत हो, ठीक है 40 60 है सब कुछ है। अब फैसला क्या करना है? अगर हम फैसले की तरफ आए तो हम JP1 को एज इट इज बेचें या इसे फर्दर प्रोसेस करें? लॉसेस अभी नहीं है स्टोरी में, तो क्या JP1 को अगर फर्दर प्रोसेस करेंगे तो FP1 के भी 15,000 kgs बन जाएंगे, ढूंढने तरह के। अब इसमें बाई प्रोडक्ट्स अभी नहीं है, लॉसेस भी नहीं है, सब कुछ आ सकता है और डेफिनेटली रिकॉर्डिंग की डिसीजन लेना। तो पहले ये मेरी क्वांटिटी जरा देखो, ये मैंने 15,000 kg कहाँ वाला कहाँ भी लिख दिए, ये आप बना लीजिएगा, छोड़ दें इसको बनाना है, कोई 1 मिनट लगना। मैं JP1 वाला मैंने FP1 पे भी क्यों लिख दिए? बिकॉज लॉसेस एक्सपेक्टेड नहीं। अब जरा 1 मिनट कैलकुलेटर पकड़ो, JP1 को एज इट इज कितना पे बेचा जा सकता है? ढूंढे ना करिए यार, 10 रुपए एज इट इज बेचा जा सकता है। अगर FP1 में कन्वर्ट करेंगे, नहीं 1 मिनट मल्टीप्लिकेशन पे देख के करते हैं क्या करना, 10 रुपए पे तो एज इट इज बेचा जा सकता है। अगर फर्दर प्रोसेस करेंगे तो फिर FP1 बन जाएगा और उसको कितने पे बेचा जा सकता है? ढूंढे 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 28। व्हाट इज एक्स्ट्रा रेवेन्यू बाय प्रोड्यूसिंग FP1? देखिए फर्ज करें हम FP1 में कन्वर्जन ना करें तो क्या 10 रुपए तो हमें मिल ही रहे हैं? मिल ही रहे हैं। हमें डिसीजन क्या लेना है कि प्रोसेस करें या ना करें, तो कोई इंक्रीमेंटल रेवेन्यू पर केजी होना है सर, कितना सर? 18 इंटू 1.5 लाख अगर करेंगे, सॉरी 15,000 करेंगे तो छोड़ दें, ये अमाउंट्स आ जाएंगे, अमाउंट्स नहीं मैटर करते। क्या चीज आ जाएगी? 18 इंटू 15,000 इंक्रीमेंटल रेवेन्यू। फिर इस इंक्रीमेंटल रेवेन्यू को इंक्रीमेंटल खर्चों से कंपेयर होना चाहिए। इंक्रीमेंटल खर्चे ढूंढने जरा, क्या इंक्रीमेंटल खर्चा कोई है? 6 रुपए वेरिएबल कॉस्ट आएगी सर, तो 15 इंटू 6 जब करेंगे तो ये इंक्रीमेंटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। और क्या हमारे इस डिसीजन से कि हमने प्रोसेस करना है कोई फिक्स कॉस्ट भी इंकर होगी? इसका फैसला करना था, बताएं कितनी इंकर होगी? वो 120 यार होगी यार। क्या अगर हम नहीं भी बनाएंगे तो 24,000 ईंधन इंकर होना ही है, तो 96,000 सिर्फ कंसिडर करना चाहिए या सारा कंसिडर करना चाहिए? इंशाल्लाह कल कंसिडर करेंगे जो करना चाहिए। घर के लिए क्या क्या है आज? डेफिनेशंस, जज़ाकल्लाह। और एक फैसल मासूम सा सवाल है, अगर हिम्मत हो सके, हो सकती है वैसे होनी चाहिए यार, तो घंटा तो पूरा किया करें ना, कॉस्ट का पूरा घंटा अगर ना हो रहा हो तो 15-20 मिनट बच रहे हैं तो कहीं और जॉइंट बाय प्रोडक्ट का एक क्वेश्चन लिखे, थोड़ी सी मेरा ख्याल रिवीजन कर लें, कल जरूरत पड़नी है तो मैं काफी डिटेल क्वेश्चन करना है। और डेप्रिसिएशन की जो भी बात हुई थी वो अभी आज खत्म नहीं हो सकी, चलो कल उसने आना। मेरा ख्याल एक रख लें एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन में क्लिक्ड केमिकल एक अच्छा सवाल है मेरे।
एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन वॉल्यूम 1 के एंड पे क्रिकेट केमिकल्स के नाम से क्वेश्चन नंबर 1 ही होगा, फर्स्ट क्वेश्चन होगा उस एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस के चैप्टर में। तो अगर है बुक तो जरा देख के बता दो पहला पेज कौन सा। ये पहला ये वाला पेज नंबर कौन सा? पेज नंबर 184 है। अल्लाह हाफिज़। अब वक्त आ गया सर कि पिछले टॉपिक सब डेली बेसिस पे आने हैं। मेरा ख्याल है कि मैक्सिमम मैं एक दिन और रेजिस्ट कर सकूंगा, फिर हमें प्रोसेस कॉस्टिंग में जाना है और उसके बाद फिर गेम अब मुसलसल ऑन है। अल्लाह हाफिज़। जी जी, अगर उसके बी पार्ट रहता है तो वो आजकल के ज़माने में थोड़ा था, तो पहले हम जरा कंप्लीट कर लें अपनी बात। वो बाइनरी का पार्ट भी रहता है, इन्हीं दिनों के लिए रहता है।